हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईपास स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो जैसे कि आपको पता ही है कि आप लोगों का ये जो पर्टिकुलर सेशन हो रहा है ये आपके मैपिंग के बेसिस पे क्लास चल रहा है। आधों को तो ये लगता है कि भाई आई एम दी वेरी जीनियस और हमने एक बार से मैपिंग पढ़ ली है तो वो हमारे लिए रामबाण इलाज हो गया। चलो अच्छी बात है, बट आपके जो मैपिंग का क्लासेस है इसको मिस मत करिए। दैट इज मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट्स का क्लास होता है। कल क्लास नहीं हो पाया था, उसका रीजन ये था मैंने क्लास पूरा रिकॉर्ड कर लिया था और आखिरी में जाके वो अटक गया था, और फिर दोबारा से क्लास को फिर रिकॉर्ड करना वो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं हेक्टिक शेड्यूल हो जाता, फिर इसलिए से उसको दोबारा से रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग उसके आगे के कंटिन्यू करेंगे। ये क्लास आपका मंडे टू फ्राइडे होता है। कितने बजे रहता है? 4:30 बजे ये क्लास का टाइम रहता है। ये आपके हर एक एग्जाम को कवर करता है। जैसे कि अभी आपने देखा हो यूपीएसआई का पेपर आने वाला है, राजस्थान एसआई का पेपर चल रहा है, इन सब के अंदर आपसे मैपिंग पूछी जाएगी, मतलब आप बच नहीं सकते हो, है ना। और इसके अलावा भैया ये ध्यान रखना कि कल से आपके टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं 5 बजे की क्लास में। कल का जो सबसे पहला टॉपिक होगा दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा करंट अफेयर्स लाइव सेशन। जिन बच्चों को लगता है कि भाई ठीक है करंट अफेयर्स ही तो है, कहीं से भी पढ़ लो, पीडीएफ से पढ़ लो, नोट्स मैम शेयर करती हैं ग्रुप पे, वहां से पढ़ लो, क्या बात है, कुछ नहीं बात है, कोई बात नहीं। आप जैसे पढ़ना चाहो आप वैसे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ना चाहो। बट यार इतने पेपर देखने के बाद में भी अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि बिना पढ़े बिना नोट्स बनाए अगर आपको लग रहा है एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप गलत फहमी में अपना जीवन जी रहे हैं। तीसरा स्टैटिक जीके 10:30 बजे, 5 मिनट क्वेश्चन की सीरीज 2 बजे। दोनों क्लासेस अनअकैडमी के स्पेशल कैटेगरी में होते हैं। आपको मालूम है कि दोनों ही आपके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं क्लास की। लिंक को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड आपका 6:45 AM का जो क्लास है, आप ये जानते हो कि इस क्लास के अंदर आपको प्रॉपर न्यूज एनालिसिस विद द स्टैटिक जीके एंड आपको मैपिंग का पार्ट मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं भैया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्थ अमेरिका। ऑल सेट, एक बार से कमेंट बॉक्स के अंदर थंब अप कर दिया जिएगा। वेल, नॉर्थ अमेरिका। पिछले वाली क्लास में मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका की पूरी लोकेशन समझा दी थी। लोकेशन इन द सेंस कि पूरा मैपिंग का क्या स्ट्रक्चर था वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। आज हम उससे आगे फॉरवर्ड करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे आज वाले सेक्शन में क्या क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं। सबसे पहले जब हम नॉर्थ अमेरिका घूमने जाते हैं तो आई मीन टू से अभी जाते हैं नहीं, मतलब जब जाने का होगा तब का तब देखेंगे। वैसे मेरे को कोई ऐसा है नहीं, मतलब क्या, छोड़ो ना। ओके फाइन। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है वो है रॉकी माउंटेन का। अब देखो रॉकी माउंटेन के बारे में ये ध्यान रखना कि इसकी जो शुरुआत होती है वो अलास्का से लेके कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको पे जाके ये खत्म होता है। तो यूजुअली आपसे सवाल पूछा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे रॉकी माउंटेन। सेकेंड, एपलांचे माउंटेन। एपलांचे माउंटेन जो है ये आपको यूएसए और कनाडा के बीच में देखने को मिलेगा। एंड स्पेशली ये लोकेशन आपसे इसलिए पूछी जाती है क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह से होते हुए 2 रिवर्स क्रॉस करती हैं जिनका नाम क्या है, मिसिसिपी एंड मिसौरी। दोनों रिवर्स आपसे पेपर के अंदर पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वो रिवर्स हैं जो इस जगह पे आके क्या करते हैं, बर्ड फुट डेल्टा बनाते हैं, चिड़िया के पैर के आकार का एक इस तरीके से डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये लिखा हुआ है हडसन बे। हमेशा याद रखना, आपसे हडसन बे के ऊपर, हडसन सी के ऊपर कभी भी कोई भी सवाल बनेगा तो आपको आंसर क्या मार्क करके आना है, ये कनाडा के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आपको कैनेडियन शील्ड की लोकेशन देखने को मिलती है एंड पेपर के अंदर आपसे ये पूछी भी जाती है कि कैनेडियन शील्ड कहाँ पर है। अगला आएगा सेरा नेवेडा। कितने हैं तुम में से जितने लोगों ने इस क्वेश्चन को पता नहीं कितनी 85 बार देखा होगा यार, मतलब ये सवाल तो ऐसा वाला हो गया जितना इंपॉर्टेंट यूएसए के प्रेसिडेंट का नाम नहीं है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आजकल ये सवाल बन गया है। नेक्स्ट पे सुनिएगा, यहाँ पे कास्केड रेंज आपको मिलेगी, ये आपकी कोस्ट रेंज है। कोस्ट रेंज और कास्केड रेंज यूपीएससी का पूछा गया सवाल है। इन्होंने पूछ लिया था कि ये दोनों कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये तो हो गई लोकेशन की बात। अब जरा बात करते हैं कि इनके बारे में और इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। लेकिन दिस इज अ ग्रीनलैंड, हम सभी लोग जानते हैं, और मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था कि एक नया आइलैंड पाया गया है जो कि ग्रीनलैंड के भी ऊपर है, जिसे बोला जा रहा है कि ये नदर्न मोस्ट पॉइंट होगा। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताना कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम क्या था। प्रोजेक्ट का नाम पूछा है क्योंकि आइलैंड का नाम तो बताया ही नहीं गया, तो प्रोजेक्ट का नाम क्या था वो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करो। आइए जरा बात करते हैं सबसे पहले अलास्का के बारे में। देखो
जब हम अलास्का बोलते हैं तो अलास्का में आपको मालूम होना चाहिए कि यूएसए जो है, यूएसए के टोटल कितने स्टेट्स आते हैं? टोटल आपको 50 स्टेट्स मिलते हैं, जिसमें से सबसे जो बड़ा वाला स्टेट है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अलास्का। सेकेंड पॉइंट, अलास्का का जो एरिया है वहां पर आपको अलास्का पेनिनसुला देखने को मिलता है, जो बॉर्डर करता है किसके साथ में? यूकॉन नाम की एक जगह के साथ में। यूकॉन नाम की जो जगह है वो आपको कहाँ मिलेगी? कनाडा के अंदर मिलेगी। और यूकॉन नाम से आपको एक रिवर भी देखने को मिलती है और वो भी आपको इसी जगह पर मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? मैकिन्ले की वाटर बॉटल्स आती हैं, है ना? किले की वाटर बॉटल आती है कि नहीं आती है? और मैक से क्या आता है? मैकडी आता है। तो मैक किले के नाम से आपको एक माउंटेन मिलता है जिसका नया नाम क्या है? मैं नहीं बता रही, तुम लोग आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो इसकी ये हाईएस्ट पीक हो जाएगी। चलो ठीक है, अब आते हैं मैप की तरफ और एक बार इसे देखते हैं कि यहाँ पे लोकेशन के हिसाब से कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपको कनाडा दिख रहा है, इसके बगल में ये क्या है? अलास्का। अब अलास्का में यहाँ पे जो आपको लोकेशन नजर आ रही है, क्या लिखा हुआ है? डेनेली। अब ये जो अभी माउंट मैकिन्ले बताया ना, इसी का दूसरा नाम क्या है? ये हो जाएगा डेनेली। यहीं पे आप देखोगे तो आपको अलास्का रेंज नजर आ रही है और इसके ऊपर के साइड पे देखोगे तो आपको यूकॉन रिवर की लोकेशन मिलती है। अभी जस्ट मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे यूकॉन रिवर मिलेगी। अच्छा, एक चीज और, इस मैप को देखते हुए आपको एक लोकेशन दिख रही होगी बेरिंग स्ट्रेट की। ये सवाल एसएससी ने भी पूछा था कि बेरिंग स्ट्रेट जो है वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट को अलग करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रशिया लिखा है, इधर के साइड पे ये नॉर्थ अमेरिका है, लेकिन वो जो रशिया का एरिया आप देख रहे हो ना, वो एशिया वाला पार्ट है। तो सवाल जब आपसे पूछा जाए एशिया नॉर्थ अमेरिका के बीच में कौन से स्ट्रेट है, तो आप आंसर करेंगे बेरिंग स्ट्रेट की लोकेशन मिलती है। अगला सवाल पूछा जाएगा कि जो बेरिंग स्ट्रेट है वो किसको किसको जोड़ती है, तो ये बेरिंग सी को जोड़ती है। ऊपर के साइड पे आपको आर्कटिक ओशन मिलेगा, आर्कटिक ओशन के साथ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। अगला है एप्लांचे माउंटेन। एप्लांचे माउंटेन की बात करोगे तो इसकी लोकेशन आपको मिलती है ईस्टर्न यूएसए एंड कनाडा के बीच में और इसका हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट मिचेल। इंपॉर्टेंट है। आजकल तुम लोग भी जैसे सुनते होगे ना, आराम से सुन रहे हैं, ऐसे लहराते हुए, चाय वाय पीते हुए, है ना, बस गाना वाना गाते हुए, सामने लैपटॉप पे गाने बज रहे हैं, कानों में दूसरा ईयरफोन भी लगाए हुए हैं ताकि क्लास भी प्रॉपरली सुनाई दे। ऐसा आप लोगों के साथ में होता होगा, है ना? बट जैसे ही मैम ने बोला ये इंपॉर्टेंट है, बस नहीं चलता है, वरना पता नहीं कितने स्टार इसके आगे मार्क कर लो। आई नो कि आजकल ऐसा हो रहा है। मेरे पास में एक मैसेज भी आया था, मुझे स्टूडेंट का नाम नहीं याद है, आई थिंक स्वाति नाम था उसका। तो शी सेड कि मैम राजस्थान एसआई का पेपर जब हुआ तो आई वाज लाइक कि मैम ने तो बोला था कि ये आएगा, मैम ने तो कहा था ये आएगा, और मैम ने जो कहा था वही आया। तो द थिंग इज कि हम पढ़ते तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें से सवाल क्या बनेगा और सवाल क्या पूछा जाएगा, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो क्या पूछा जाएगा हमें उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। पढ़ने के लिए तो पूरा संसार पड़ा हुआ है, इतना ज्यादा वास्ट करंट अफेयर्स है, इतना ज्यादा वास्ट स्टैटिक है कि शायद बहुत सारी चीजें होंगी जो मुझे भी नहीं पता होंगी, है ना? तो थिंक ये है यहाँ पर कि आप जो भी पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई भी यहाँ पे कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, समझ लेना वो सवाल बनेगा। ठीक है, मुझे बाकी का तो नहीं पता, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, वो सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो ये याद रखना। अच्छा, अब याद कैसे करें मैम? अरे मिचेल ओबामा के नाम से याद कर लो यार, ओबामा जी की वाइफ का नाम है ना मिचेल ओबामा। उनकी किताब का नाम जरा कमेंट बॉक्स के अंदर छापना, तो देखो जरा कौन कौन बताता है, देख लेते हैं, पता तो चले ना कितना याद है। अच्छा, अब देखो एप्लांचे माउंटेन की बात करोगे तो ये आपको लोकेशन दिख रही है, दिस इज वेरी इजी। ओके, बट इसी के पैरेलल में आप देखोगे तो आपको ग्रेट लेक्स की लोकेशन मिल रही है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे लेक सुपीरियर, लेक हॉर्न, लेक ऑन्टेरियो, ये सारे होंगे जिसको हम होम्स के नाम से याद करते हैं। ठीक है, बट इसमें से जो ये मिचेल है ये कंप्लीटली आपको यूएसए में मिलेगा, और जो बाकी के आपको यहाँ पे लेक्स नजर आ रहे हैं लिखे हुए, ये सारे के सारे कनाडा और यूएसए के बीच में मिलेंगे। अच्छा, मिचेल ओबामा की जो किताब है उसका नाम है बिकमिंग। ठीक है, अगला रॉकीज माउंटेन, ये आपको मिलेगा किधर के साइड पे? वेस्टर्न साइड पे इसकी लोकेशन है। इसका हाईएस्ट पीक पेपर के अंदर पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि जहां पे आपको रॉकी माउंटेन की लोकेशन मिलती है उसी के पास में आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है जिसको गीजर नेशनल पार्क भी कहते हैं, और वो येलो स्टोन नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। वाई गीजर? वाई?
गीजर का कहने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे गर्म पानी वहां पे भर लोगे जाके, नहा लोगे जाके, नो। गीजर का मतलब वहां से ये है कि उस जगह पे हॉट स्प्रिंग्स हैं जहां से यूजुअली गर्म पानी जो है वो निकलता रहता है, जैसे वॉल्केनो होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसकी लोकेशन भी है। तो ये आपको याद रखना है, माउंट एल्बर्ट विल बी द हाईएस्ट पीक। अगले पे आ जाओ, जरा एक बार से मैप देख लेते हैं। ये आपको मैप नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप अगर देखो तो इस जगह से इसकी शुरुआत होती है और ये पूरे एरिया में फैला हुआ है। तो सवाल अगर पूछा जाए अलास्का से कहाँ तक जाता है, तो ये मैक्सिको तक जाता है। तो देखो माउंटेन्स में तो यही लोकेशंस, इतना ही था, इसमें कुछ है नहीं एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ाया जा सके। बट ये ध्यान रखिएगा कि जब हम यहाँ पे ग्रासलैंड्स की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर जगह पे आपको पेरीज नाम की ग्रासलैंड मिलेगी। और अगर आप कनाडा के टॉप वाले एरिया पे देखोगे तो वहां पे आपको टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलती है, ठीक है। टुंड्रा हो गया, टाइगा हो गया। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कनाडा के बारे में। मैंने कहा था कि कई बार कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं कुछ पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के साथ में जिनके ऊपर सवाल बनता है। तो आइए जरा कनाडा के बारे में जान लेते हैं। देखो, पहले तो मैप पे चलेंगे और मैप पे चलते टाइम हम थोड़ा सा कनाडा को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहली चीज, कनाडा और ऊपर के साइड पे ग्रीनलैंड नजर आ रहा है, इसके बीच में आपको एक स्ट्रेट देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, डेविस स्ट्रेट। पेपर के अंदर पूछा जाता है आपसे कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में स्ट्रेट, आप बोलोगे डेविस स्ट्रेट। दोनों को क्या कर रही है, अलग कर रही है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे बैफिन बे दिख रहा है, यहाँ पे लेब्राडोर सी है, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन हो जाएगा, तो वो भी डेविस स्ट्रेट। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा जाता है, आपसे कहा जाता है आर्कटिक सर्कल के बारे में। तो देखो जरा, ये जो आपको ग्रीनलैंड नजर आ रहा है, यहाँ से एक लाइन क्रॉस कर रही है जिसे बोला जाता है आर्कटिक सर्कल, और यही सेम लाइन जो है वो कनाडा से भी क्रॉस करते हुए जा रही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन को टफ बनाया जाएगा तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये आंसर करके बताओ कि आर्कटिक सर्कल वाली जो लाइन है क्या वो इन दोनों से क्रॉस हो रही है, बिल्कुल क्रॉस हो रही है। अगला, एलिसमेयर आइलैंड। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि एलिसमेयर आइलैंड की जो लोकेशन है वो आपको कौन से ओशियन में देखने को मिलती है। आप आंसर करोगे आर्कटिक ओशियन में इसकी लोकेशन है। ये क्या है, आर्कटिक है ना, देखो ऊपर लिखा हुआ है आर्कटिक ओशियन में इसकी लोकेशन है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंट्री का पार्ट है तो आप आंसर क्या करोगे, कनाडा का ये पार्ट है। नेक्स्ट पे आइए, अगला दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ ब्रिटिश कोलंबिया। एक तो है कोलंबिया, वो अलग है, ब्रिटिश कोलंबिया अलग है। जैसे कि हम कहते हैं ना वॉशिंगटन एंड वॉशिंगटन डीसी, दोनों अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से कोलंबिया एंड ब्रिटिश कोलंबिया अलग अलग है। यहाँ से आप देखोगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह देखने को मिलेगी वो कौन सी हो जाएगी, वो है ओटावा। क्यों, ओटावा इसकी कैपिटल है और इसी के जस्ट ऊपर आपको क्यूबेक नाम का एक इनका प्रोविंस मिलता है जहां पे मॉन्ट्रियल की लोकेशन है। कई बार मैंने आपको बताया हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में और इसके साथ में वाडा के हेडक्वार्टर के बारे में। तो मॉन्ट्रियल किस चीज के लिए जानी जाती है, कमेंट बॉक्स के अंदर छापिएगा। वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर भी यहीं पे आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से इसके मैप से। इसके मैप से सवाल बनता है किसके बारे में, विनीपेग के बारे में। सवाल में पूछा जाता है विनीपेग जो है वो कौन सी कंट्री के अंदर है, तो ये कनाडा के एक टेरिटरी जिसका नाम है मैनिटोबा, उसका ये हिस्सा है, ठीक है। आ जाओ जरा बात करते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे जो कनाडा के बारे में। हम कनाडा पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। देखो, कनाडा को पढ़ने के कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं, जैसे कि अभी कुछ समय पहले आपने देखा था कि फार्मर्स वाला जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट में आपने सुना होगा खालिस्तान के बारे में। तो ये जो कंट्री है ना, ये बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है इस पर्टिकुलर ग्रुप को। आपने मूवीज वगैरह भी देखी होंगी, तो मूवीज में अक्सर बोला जाता है ना कि पंजाबी लोग जो होते हैं, मैं कहते हैं मैं तो चला कनाडा। तो ये जो कनाडा जाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो इसीलिए चलता है क्योंकि कनाडा के अंदर जितने भी पंजाबी लोग आते हैं, अगर उनमें कोई स्किल है, अगर उनमें कोई काबिलियत है, तो उनको ये लोग इजिली एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं। जानते हो, अब ये मत बोलना कि मैं भी जा रहा कनाडा, ठीक है। चलो, अब देखो इसकी कैपिटल क्या है, ओटावा इसकी कैपिटल है। करेंसी अगर पूछी जाएगी तो डॉलर है, लेकिन ये देख रहे हो इसकी इमेज, आपने केबीसी अगर देखा हो तो केबीसी में अक्सर सवाल पूछा जाता है, जैसे कि कोई इमेज दे दी गई, कुछ ऐसा कर दिया गया। जब आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखते हो, अभी लेटेस्ट 1-2 साल में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पहले ना यूपीएससी के पेपर में भी ऐसे ही होता था कि आपको इमेज दी जाती थी और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो इनका जो ये फ्लैग है ना, इसके ऊपर लिली और मैपल की आपको पत्तियां वगैरह देखने को मिलती हैं, और ये जो पत्तियां हैं ये इनका क्या होता है, सिंबल होता है, जिसके ऊपर कई बार सवाल बन जाता है। चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन
इसी जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक और जगह देखने को मिलेगी। ओटावा तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन ये हडसन बे याद रखना, पेपर के अंदर हडसन बे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रोविंसेस के नाम नजर आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें से आपको न्यू फाउंडलैंड याद रखना है। क्यों याद रखना है, चलो बताते हैं। देखो, न्यू फाउंडलैंड इसलिए याद रखना है कि जब आप मैप देखोगे कनाडा का, तो कनाडा का मैप में एक बार से वापस आना, जब आप वापस आके मैप पे देखोगे तो ये वाली जो आपको लोकेशन दिख रही है ना, ये जो पर्टिकुलर लोकेशन दिख रही है, यहाँ पर आपको एक ऐसी जगह मिलती है जिसको सबसे बेस्ट फिशिंग जोन बोला जाता है। और वो सबसे बेस्ट फिशिंग जोन कौन सा है, न्यू फाउंडलैंड है। इसी जगह पे आपको मिलता है बे ऑफ फंडी। दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में दिया हो आप उसको आंसर मार्क करके आ जाना। सवाल, यहीं पे क्यों पाया जाता है, कहीं और पे क्यों नहीं है? ऐसी क्या चीज यहाँ पे मिलती है? मछलियों का कुछ खाना वाना है क्या यहाँ पे? बताना जरा कमेंट बॉक्स के अंदर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक टेरिटरी है किसकी, कनाडा की। कनाडा की ये जो टेरिटरी है ब्रिटिश कोलंबिया, इसके ऊपर अक्सर सवाल बनता है और पूछा जाता है विक्टोरिया के बारे में। विक्टोरिया एक ऐसी जगह है जहां पे आपको नेवल बेस मिलता है और इसके साथ में फिशिंग जोन भी है। बट सबसे बड़ा फिशिंग जोन और सबसे ऊंची ऊंची जो टाइड्स आपको मिलती हैं वो बे ऑफ फंडी के अंदर मिलती है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा प्लैंकटॉन्स पाए जाते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा मछलियां यहीं पर होती हैं। अगला पॉइंट, वैनकूवर आइलैंड याद आया? वो एक जहाज था 1914 वाला, हिस्ट्री में पढ़ा था, करतार सिंह जी वाला। कमेंट बॉक्स में जरा उस जहाज का नाम मेंशन करो। यही वो वैनकूवर आइलैंड है, गौर से देखिए, यही है वो वैनकूवर आइलैंड जहां पे इंडिया का जो शिप था वो यहाँ से जाता है, फिर जापान, देन उसके बाद में फिर इंडिया से आने के बाद में फिर ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये वही आइलैंड है जो आपको कहाँ पे मिलेगा, कनाडा के अंदर। ये भी क्या है, एक फिशिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ। अब इस मैप में अगर आप देखो तो आपको वैनकूवर आइलैंड की लोकेशन दिख रही है। पेपर के अंदर यूजुअली यहाँ से जो सवाल बनता है वो आपसे वैनकूवर आइलैंड के ऊपर पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वैनकूवर आइलैंड की लोकेशन पैसिफिक ओशन वाले एरिया में आपको मिलेगी। अगला, मैनीटोबा। मैनीटोबा भी एक प्रोविंस है किसकी, कनाडा की, जहां पे आपको विनीपेग इसकी कैपिटल मिलेगी। एंड दिस इज द बिगेस्ट व्हीट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि हम कहते हैं ना कि सीड्स के लिए अगर आप देखोगे तो आपको नॉर्वे मिलता है जहां पे सीड्स को कलेक्ट करके रखा गया है, उसी तरीके से एक ऐसी जगह है जहां पे आपको बहुत सारा व्हीट के सेंटर्स अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड होकर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ। तो ये आप देख सकते हो मैनीटोबा की लोकेशन। अब देखो, क्वेश्चन को टफ बनाने के 100 तरीके होते हैं। मुझसे बोलोगे तो मैं देखो यहाँ से क्या सवाल पूछूंगी। मेरा सवाल ये होगा कि ये बताओ कि ये जो मैनीटोबा है क्या इसका बॉर्डर हडसन बे के साथ में शेयर होता है? मैं अगर सवाल बनाऊंगी तो मेरा सवाल तो यही होने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर होगा जी हाँ, बिल्कुल इसका बॉर्डर शेयर होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आएगा। अब देखो, अगर आपसे पेपर के अंदर सपोज करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा ये प्रोविंस है, इसकी कैपिटल बता दो, अच्छा ये पर्टिकुलर जगह क्यों जानी जाती है। तो उसी तरीके से क्यूबेक है। क्यूबेक जो है, फर्स्ट सेटलमेंट जो हुआ था कनाडा के अंदर वो यहीं पर हुआ था। फर्स्ट सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया कि लोगों ने जो अपना घर बसाना चालू किया था वो नॉर्थ कोरिया में नहीं बल्कि यहीं से शुरुआत करी थी, नॉर्थ कोरिया। ओहो, आज सुबह करंट अफेयर्स के क्लास में दिल तुम लोग का गार्डन हो गया होगा जब उस क्यूटी पाई की स्माइल देखी होगी तुम लोगों ने। कितना खुश, कितनी प्यारी स्माइल थी उसकी, है ना। चलिए अच्छा, अगला सुनिएगा। स्पेशलाइज इन द मेराइन इंजीनियरिंग एंड शिप बिल्डिंग। ये एक ऐसी जगह है जहां पे आपको शिप बिल्डिंग का पूरा डिपार्टमेंट देखने को मिलता है। डिपार्टमेंट का मतलब हो गया कि मैक्सिमम यहाँ पे शिप बिल्डिंग करी जाती है। ये है वो लोकेशन, दैट इज क्यूबेक। इसका बॉर्डर भी हडसन बे के साथ में शेयर होता है। न्यू फाउंडलैंड, ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी प्रिंटिंग मिल जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। और मैंने आपको बे ऑफ फंडी के बारे में भी पहले ही बता दिया है, तो बे ऑफ फंडी को भी ध्यान रखना, सवाल आपसे पूछा जाता है बे ऑफ फंडी के बारे में भी। ठीक है, चलिए ये तो बातें हो गई मैम इन सब के बारे में, लेकिन अब सवाल यहाँ से ये आता है कि हमने ये सारी लोकेशन तो देख ली, बट द पॉइंट इज ऑन्टेरियो तो रह ही गया। ऑन्टेरियो नाम की आपको एक लेक भी मिलती है और इसकी जो लोकेशन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओटावा नाम की जो कैपिटल है वो कैपिटल इसी प्रोविंस के अंदर आपको मिलती है। और ये ध्यान रखिएगा,
टोरंटो नाम की जो आप कई बार शब्द सुनते रहते हैं ना, टोरंटो टोरंटो, तो ये जो टोरंटो नाम की जगह है, ये लार्जेस्ट कनाडा की सिटी यानी कि कनाडा का सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है, वो आपको टोरंटो देखने को मिलेगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ओटावा। चलो आगे आते हैं। आगे जब हम बढ़ रहे हैं यहाँ से, तो अब देखो आपको यहाँ पे कुछ और चीजें भी देखने को मिलेंगी। क्या चीजें आने वाली हैं जरा एक बार से देख लेते हैं। यहाँ से आपको मिलेगी रिवर्स। तो पहले जरा मैप पे आए और मैप को समझें। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो एक बार से कमेंट बॉक्स के अंदर थम अप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, हो रिवर्स, फाइन। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक रिवर मिलेगी जिसका नाम है मैकेंजी रिवर। यहाँ पे रिवर मिलेगी जिसका नाम है कोलंबिया रिवर। ये हो गई कोलोराडो। यहाँ से मिसिसिपी, और यहाँ से ये मिसिसिपी मिसौरी दिख रही है, ये कौन सी है, रियो ग्रांडी रिवर है। ये है सेंट लॉरेंस, और ये हो गया हडसन बे। चर्चिल रिवर बहुत रेयर केस में पूछी जाती है, और यहीं पर आपको एक रिवर और मिलेगी जिसका नाम है स्नेक रिवर। क्या नाम है, स्नेक। तो ये कुछ रिवर्स हैं जिनके ऊपर आपसे सवाल बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैकेंजी रिवर जो लिखी हुई है, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि कनाडा की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, मैकेंजी रिवर है। दूसरा पॉइंट, कोलंबिया और कोलोराडो, ये दोनों ऐसी नदियां हैं जिनके ऊपर आपको अलग अलग डैम देखने को मिलेंगे। एक हो जाएगा हूवर डैम, एक हो जाएगा ग्रैंड कुली डैम। नेक्स्ट, रियो ग्रांडी की अगर आप बात करो तो ये जगह इसलिए इंपॉर्टेंट है, या फिर ये रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करती है, यूएसए और मैक्सिको के बीच में एक बॉर्डर की फॉर्मेशन देती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आ जाओ मिसिसिपी एंड मिसौरी। भैया सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रिवर है यूएसए और कनाडा वाले एरिया में से। मिसिसिपी की बात करोगे तो ये आपको यूएसए में मिलेगी, और इसका जो सोर्स है, जहां से इसका ओरिजिन होता है, वो है इटस्का। पेपर के अंदर नहीं आता है। कहां पर जाती है, पेपर के अंदर करोड़ों बार पूछा गया है, क्योंकि ये डेल्टा बनाती है ना, किसके साथ में मिलके, मिसौरी रिवर के साथ में मिलके, और इस डेल्टा का नाम क्या होता है, बर्ड फुट डेल्टा। तो ये तो देखो मैंने आपको बताया इसके बारे में। अब जरा ध्यान से इस मैप को देखिएगा। क्या देखना है मैम इस मैप में, आ जाओ समझाते हैं। दिखा क्या है, येलो स्टोन लिखा हुआ है। किस रिवर की बात कर रहे हैं, मिसिसिपी रिवर के बारे में बात कर रहे हैं। येलो स्टोन आपको इसी के बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट, इसी के बगल में देखोगे तो आपको स्नेक रिवर की भी लोकेशन नजर आ रही होगी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में तो सवाल इतने ही बनेगा। एक चीज और, कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि सेंट लुइस नाम का जो शहर है ये कौन सी नदी के किनारे पर है, तो आप आंसर करोगे ये मिसिसिपी के किनारे पर आपको मिलेगा, ठीक है। अगला आया मिसौरी। मिसौरी रिवर जो है, इसका जो ओरिजिन स्टार्ट होता है या फिर इसकी जो शुरुआत होती है वो मोंटेना नाम की जगह से होती है, और कहां पे जाके ये खत्म होती है, मिसिसिपी पे खत्म होती है। यानी कि मिसिसिपी रिवर ये है, मिसौरी रिवर आके इसके साथ में जुड़ जाएगी और आगे जाके ये क्या करेगी, डेल्टा बना देती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मिसिसिपी एंड मिसौरी। अच्छा, डेल्टा कहां पे बनाती है, तो डेल्टा बनाने की जो जगह है वो क्या हो जाएगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर ये डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट पे आइए, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे मिसौरी और मिसिसिपी दोनों ही बता दिए आपको। नेक्स्ट है चर्चिल रिवर। चर्चिल रिवर जो है, इसका जो ओरिजिन होता है वो चर्चिल लेक से होता है, और यहीं पे आपको हडसन बे मिलेगा। और ये रिवर कहाँ पर है, कनाडा के अंदर। अभी मैंने आपको मैप में दिखा भी दी थी। नेक्स्ट पे आओगे, ये देखो चर्चिल रिवर दिख रही है, ये रही। अच्छा, एक चीज और, चर्चिल रिवर के नॉर्थ में आपको एक लेक देखने को मिलता है जिसका नाम है रेंडियर लेक, और कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, बट रेयर केस में बनता है। तो इट इज फॉर नॉलेज, मालूम होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ये ना हो कि अरे यार ये तो पहली बार सुना है, और अक्सर पहली बार वाली जो चीजें होती है ना वो फिर छूट जाती हैं। समझ ही गए हो गया ना, तेज तो हो ही गए हो तुम लोग आजकल। अगला सेंट लॉरेंस रिवर। इस नदी की अगर बात करोगे तो इसका जो सोर्स है वो है लेक ऑन्टेरियो। अभी लेक्स पढ़ाना बाकी है, ठीक है। सोर्स क्या है, लेक ऑन्टेरियो, और ये कहां पे जाके अपना डेल्टा बनाती है, तो एटलांटिक ओशियन में, जहां पे आपको गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस देखने को मिलता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पांचों लेक नजर आ रहे हैं सबको, एवरीवन, बहुत क्लियरली लेक दिख रहे होंगे आपको। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ये तो है लेक सुपीरियर, ठीक है। लेक सुपीरियर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आप ये चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि पूरे दुनिया के अंदर जो एक फ्रेश वाटर लेक माना जाता है सबसे बड़ा, वो लेक सुपीरियर माना जाता है।
कमेंट बॉक्स में बताओ सबसे बड़ा अगर लेक मैं पूछूं तो आंसर क्या करोगे। फ्रेश वाटर नहीं पूछा है मैंने, सबसे बड़ा लेक पूछा है, तो आंसर क्या करोगे वो बताओ। अब यहीं पे क्या है, लेक ओंटारियो, यहां से निकलते हुए ये रिवर जाएगी और यहाँ पे ये कौन सी जगह है, ये है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। इस जगह पे मिलेगा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, जो कि जाके मिलता है अटलांटिक ओशन के साथ में। ठीक, अगला पॉइंट, यहीं पे अगर आप देखोगे तो आपको ये जो नजर आ रहा है ना, क्या, ओंटारियो एंड इरी, इसी के बीच में आपको एक वाटरफॉल मिलती है जिसका नाम क्या हो जाएगा, नायगरा वाटरफॉल। और ये नायगरा वाटरफॉल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वाटरफॉल है। ठीक, चलो, तो यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया। उम्मीद करेंगे कि आपने अपनी एटलस के अंदर सारे पॉइंट्स को मार्क कर लिया होगा। एंड बार बार देखो, रिवीजन इसका जरूरी है। बिल्कुल मत सोचो कि एक बार तुमने पढ़ लिया है बस वो तुम्हारे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैपिंग इज नॉट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आपको इसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। अब आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 6:45 AM पे। सेशन को एक बार इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा आपका जो जीएस में नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ये 15 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर आपका साइंस स्टार्ट होगा, मैथ्स स्टार्ट होगा, इंग्लिश स्टार्ट होगा और रीजनिंग भी स्टार्ट होगा। चारों के नए नए बैच 15 तारीख से स्टार्ट, यानी कि वेडनेसडे से स्टार्ट होने जा रहे हैं। नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। मैम क्या ये बैच सिर्फ हम एसएससी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एसएससी के लिए, एआरओ के लिए, आरओ, एनडीए, सीडीएस, एनी एग्जामिनेशन जिसके अंदर ये सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 1 साल के लिए ज्वाइन करते हो तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा। अगर आप 2 साल के लिए ज्वाइन करते हो तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। कोड क्या रहेगा? कोड तो वही यार अपना पुराना, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, दैट इज कृति 10 कोड आपको यूज करना है। ठीक है, और इसके अलावा आपका हर संडे को टेस्ट होता है। आप यहाँ पे EMI के थ्रू भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अच्छा, तो मुलाकात करते हैं आपसे कल। एक बार से सेशन के लिंक को लाइक और शेयर मार दीजिएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।